हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है 10 सितंबर यानी कि संडे का दिन है और आज के जो इम्पोर्टेंट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के जो टॉपिक में सारे टॉपिक में आपकी G20 से ही रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही आर्टिकल मुझे ठीक लगे और उसके बाद जितने भी आर्टिकल आपको दिखेंगे वो सारे G20 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला आर्टिकल है हुंगा टोंगा इरप्शन ट्रिगर्ड फर्स्ट वोल्केनिक फ्लो। देखिए क्या हो रहा है, ये हुंगा टोंगा जो आपका आइलैंड है, उस आइलैंड में क्या है, जो वोल्केनो इरप्शन जो है 2022 में हुआ था। ठीक है, तो उसके वजह से इरप्शन होने के वजह से जो होंगा टोंगा का हाइपी वोल्केनो रीजन है वो कहीं ना कहीं तेजी से क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था और अब वो फास्ट मूविंग कर रहा है। यानी कि अंदर ही अंडर वाटर के अंदर जो जैसे ये पानी के लेवल है, ये पानी है, पानी के अंदर क्या हो गया था, ये सबमर्ज हो गया था और इससे जो लावा है जो निकला है और वो लावा क्या हो गया, अब फैलते हुए क्या हो रहा है, आगे की तरफ स्प्रेड हो रहा है। जो इनकी जितनी भी एरिया थी जो अंडर वाटर में डिस्ट्रक्शन किया था, वो डेब्रिस क्या हो रही है, तेजी से क्या हो रही है, फैल रही है। अब वो डेब्रिस फैल रही है तो इसके चारों तरफ क्या है, वायर्स बिछे हुए हैं। कौन से, टेलीकम्युनिकेशन जो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड वायर होते हैं वो आपके बिछे हुए होते हैं। तो इनको क्या कर रहा है, वो ज्यादातर नुकसान यहाँ पे पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। और एक नई स्टडी में ये दिखा गया, जो रॉक से या एसेस जो इसमें से निकले हैं होंगा टोंगा इरप्शन से, तो उससे क्या हुआ है, जो वर्टिकली और डायरेक्टली जो ओशियन जो आपके डिस्ट्रक्टिव है, जो डेब्रिस है नीचे के, वो सारी तरह से क्या हो चुके हैं, जो नीचे के जो आपके डेब्रिस होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे थोड़े थोड़े से माउंटेन टाइप के डेब्रिस है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं और जो डेब्रिस है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे की तरफ फ्लो कर रहे हैं। डेब्रिस यानी कि जैसे कि आपका यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हुआ तो ये क्या करेंगे, इसकी वोल्केनो जो है यहाँ पे निकलेंगे और जो यहाँ की जो डेब्रिस होगी वो क्या होगी, आगे की तरफ खिसकना स्टार्ट होगी दोनों तरफ। ठीक है, जिसके कारण से हमें जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वगैरह है, जो आपके मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह देखने को मिलते हैं अर्थ में। ठीक है, तो वो सारी इफेक्ट भी यहीं से देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जो ये ट्रेवल हो रहे हैं, जो ओशियन के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, फास्ट मूविंग होने के कारण से यहाँ पे तेजी से क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन भी हो रही है। कहाँ पे, जो इनके अंडर वाटर में। और इनकी जो डेंसिटी करंट है वो कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर अक्रॉस हो चुकी है सी फ्लोर में और कहीं ना कहीं इसकी स्पीड 122 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ रही है। तो इसकी आपको लोकेशन याद रखनी है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ये जो है होंगा टोंगा पाया जाता है। ये ध्यान रखना, आपको पैसिफिक ओशियन में ये पाया जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगर ऑस्ट्रेलिया आप कंट्री देखो उसके पास है, या सोलोमन आइलैंड है, यहाँ पे फिजी है, वनुआतु है। ठीक है, यहाँ पे आपको टोंगा जो है दिखने को लगेगा। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर क्या हुआ था, इरप्शन हुआ था, जिसके कारण से ये पूरी तरह से सबमर्ज हो गया था। चलिए आगे बात करते हैं। 67 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स और 59 एम्फीबियंस रिकॉर्ड इन वायनाड फॉरेस्ट सर्वे। देखिए वायनाड यानी कि केरल में है। ठीक है, वायनाड कहाँ पे है आपका, केरल। ठीक है, यहाँ पे एक सर्वे कराया गया और इस सर्वे में क्या किया गया, यहाँ पे जितने भी रेप्टाइल्स है, जितने एम्फीबियंस है, उनको रिकॉर्ड किया गया। तो यहाँ पे कितने, लगभग 67 जो है स्पीसीज को, रेप्टाइल्स को, और 59 जो है एम्फीबियंस को कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन किया गया। ठीक है, और ये कहाँ किया गया, साउथ वायनाड फॉरेस्ट डिवीजन में किया गया, केरल, जो कि केरल में है। 4 एम्फीबियंस और 3 रेप्टाइल जो है कहीं ना कहीं स्पॉटेड हुआ पहली बार। ठीक है, फॉरेस्ट डिवीजन में पहली बार जो है 4 आपके एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पे ही रह सकते हैं। ठीक है, उनको एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे फ्रॉग। ठीक है, या स्नेक वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो ये, या टोटोइज वगैरह, तो ये सारे क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, क्योंकि ये सर्वाइव कहाँ पे कर पाते हैं, आपके वाटर में भी सर्वाइव कर पाते हैं, प्लस आपके लैंड पे भी सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, और रेप्टाइल्स तो आपको पता है, जैसे कि आपके क्रोकोडाइल्स वगैरह होते हैं या फिर स्नेक वगैरह होते हैं, ये सारे रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर बात की जाए, ऑफ 126 स्पीसीज आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें 48 एम्फीबियंस है और 21 जो रेप्टाइल्स है वो क्या है, एंडेमिक है। एंडेमिक है यानी कि कहाँ पे, वेस्टर्न घाट की तरफ। यानी कि वेस्टर्न घाट कहाँ पे, ये अगर इंडिया का हिस्सा है, अगर मैं इंडिया का एक मैप बनाऊं तो ये आपका इंडिया का मैप है। तो इस मैप में ये आपका क्या पड़ता है, वेस्टर्न घाट पड़ता है और ये आपका ईस्टर्न घाट पड़ता है। तो ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में जो केरल की साइड है यानी कि सदर्न वायनाड में, यहाँ पे ये सर्वे कंडक्ट कराया गया और यहाँ पे बताया गया जो इतने एम्फीबियंस और जो आपके रेप्टाइल्स है कहीं ना कहीं एंडेमिक है। और मोस्टली हमारे जो एंडेमिक
जो आपके एनिमल्स है वो या तो हमारे वेस्टर्न घाट में मिलते हैं या फिर आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्रूशियल होते हैं बहुत ज्यादा कि यहाँ पे जो है एंडेमिक जो है पाए जाते हैं। तो आपसे कभी कभी ऐसे भी एमसीक्यू बन के आ सकता है या प्रीलिम्स में आ सकता है कि एंडेमिक जो है वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे वेस्टर्न घाट में भी हमारे एंडेमिक जो है एनिमल्स और रेप्टाइल्स वगैरह पाए जाते हैं और आपके अंडमान निकोबार एरिया में भी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत सारी वॉलेंट्री इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और साथ ही साथ 70 फ्रंट लाइन फॉरेस्ट स्टाफ ने भी यहाँ पे इस सर्वे में इंक्लूड हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की आप देख सकते हैं किन किन जानवरों की जो खोज की गई है, जो यानी कि एम्फीबियंस की, जैसे नाइट फ्रॉग हो गया। ठीक है, ब्लू डॉट्स ऑन ओविडियन बॉडी हो गया, जैसे जो नाइट फ्रॉग में होती है, मिनिएचर नाइट फ्रॉग हो गए। तो इस तरह की जो फ्रॉग है उनकी कहीं ना कहीं यहाँ आइडेंटिफिकेशन किया गया। अब देखिए, अगर मैं सर्वे की बात करूं, वाई सर्वे आर इंपॉर्टेंट, सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो हमें यह पता लगे कि कौन से जो एनिमल है या एम्फीबियंस है या रेप्टाइल्स है उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। एक्चुअली क्योंकि अगर मान लीजिए उस एरिया में, ये एरिया है और इस एरिया में मान लीजिए एक फ्रॉग वन जो है वो सर्वाइव करता है। ठीक है, अब वो फ्रॉग वन जो है सर्वाइव करता है, अब वहां की क्लाइमेट किस हिसाब से चेंज हो रही है, ये सब हमें किस कारण से पता लगता है? सर्वे के कारण से। अगर सर्वे हम लोग कंडक्ट करवाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे ये पता लगेगा कि ये एनिमल जो है कहीं इसके लाइफ पे कोई थ्रेटन तो नहीं दिख रहा है, ये एंडेंजर स्पीसीज तो नहीं है, ये कहीं आगे खत्म तो होने वाला नहीं है, एक्सटिंक्ट तो नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें की जानकारी जो है यहाँ से हमें मिल जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वे वगैरह जो है कंडक्ट करवाते हैं। सर्वे अलग अलग लेवल पे होती है जिससे कि इनके इन्वायरमेंट की जो इकोलॉजी है, हमारी इन्वायरमेंट कंडीशन है, उसके बारे में हमें क्या होता है यहाँ पे पता लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो नए एम्फीबियंस होती है या नए रेप्टाइल्स होती है, नए एनिमल्स होती है, उनकी प्रजाति के बारे में पता लगता है और इनके साथ साथ जो पुराने हमारे जो एक्सटिंक्ट हो गए उनके बारे में भी कुछ जानकारी हमें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी कुछ इमरजेंसी आ रही तो हम इनको कंजर्व करने के लिए इनके लिए कुछ स्टेप्स भी ले सकते हैं। चलिए, अगला आर्टिकल है, मोरक्को सीज इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक इन 120 ईयर। 120 साल के बाद मोरक्को में बहुत स्थिति जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे एक अर्थक्वेक जो है बहुत तेजी से आया, जिसकी अगर हम बात करें यहाँ पे 6 पॉइंट के लगभग इसकी क्या थी, आपकी इंटेंसिटी थी। ठीक है, आपको आज जो है अर्थक्वेक के बारे में आपको स्टडी करनी है। ठीक है, और क्लास 11th की एनसीईआरटी के सेकंड थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर आपको स्टडी करनी है, थर्ड चैप्टर आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, फ्राइडे नाइट यानी कि परसों की रात में फ्राइडे को अर्थक्वेक आया जिसमें 1000 लोग जो है मारे गए यहाँ पे, और ये कहा जा रहा है सबसे खतरनाक यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट एवर क्वेक था। ठीक है, 120 साल में, और जहाँ पे डिस्ट्रक्शन जो था वो काफी ज्यादा था और यहाँ पे बहुत सारे जो एरिया के लोग थे वो कहीं ना कहीं मलबे में दबे मिले। ठीक है, और साथ ही साथ कम से कम 1037 जो लोग हैं वो बताए जा रहे हैं यहाँ पे डेथ हुई है। अगर इंटेंसिटी की बात की जाए तो 6 से ऊपर की जो है इंटेंसिटी थी, जिसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान अगर देखा जाए तो मरक्केच यानी कि ये जो आप देख रहे हो इनकी कैपिटल सिटी है, तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही साथ मरक्केच के साथ साथ आप एटलस माउंटेन की जो आपको मैप में दिख रहा है एटलस माउंटेन, उसको भी याद रखना है। ठीक है, कौन सी रिवर, मोलुलियो रिवर, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, मरक्केच बिल्कुल, और ये किसके साथ बाउंड्री लगाता है, अटलांटिक ओशियन के साथ। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर यहाँ पे है। ठीक है, जो स्पेन और आपके मोरक्को के बीच में यानी कि अफ्रीका का जो है गिब्राल्टर है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहां से आपको क्या क्या चीज याद रखनी है, आपको सबसे पहले तो मोरक्को की लोकेशन। ठीक है, और मोरक्को के बाद आपको स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, उसके बाद ये कनेक्ट किससे करता है, आपका अटलांटिक ओशियन से
मेडिटेरियन सी को, मेडिटेरियन सी को, ठीक है। इसकी आपको मोरक्को की कैपिटल याद रहनी चाहिए, मरक्केज, और इसके साथ साथ आपको एटलस माउंटेन भी याद रहना चाहिए। कहाँ पे है? आपका मोरक्को में है, ठीक है। और इसके रिवर्स वगैरह आप थोड़ा सा देख लीजिए, मोलुआ रिवर जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर आस्क्ड स्टेट टू ब्रिंग ऑल डाटा अंडर वन प्लेटफॉर्म। देखिए, हम हर चीज को एक अंडर में लेके आने, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि अगर हम अलग अलग जगह पे कहीं ना कहीं इकट्ठे करेंगे, सपोज कीजिए आप अगर कहीं पे कोचिंग ले रहे हैं, तो अगर 3-4 सब्जेक्ट की कोचिंग ले रहे हैं, तो कोचिंग अगर अलग अलग जगह पे जाना पड़े तो क्या होगा? आपका टाइम जो होगा लॉस होगा। लेकिन बच्चा क्या चाहता है कि कोचिंग जो है एक ही जगह पे मिल जाए, उससे क्या होगा? उसकी टाइम जो लॉस है वो क्या होगी? कम होगी। तो यहीं पे एजुकेशन मिनिस्टर भी यही चीज स्टेप ले रहे कि सारे डाटा को हम अलग अलग कलेक्ट करने से अच्छा हमें एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर में मिल जाए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है? विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है, जो किसके अंडर में? नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यानी कि NDR के अंडर में। जो एजुकेशन मिनिस्टर है कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेट्स को पुश कर रही है कि वो विद्या समीक्षा केंद्र जो है अपने अपने स्टेट्स में ओपन करे और वहां पे डाटा को रिपोजिटरी करे, डाटा को सुरक्षित रखे। और जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह चल रहे हैं, सभी स्कीम्स जो मिनिस्टर द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें रिपोजिटरी के फॉर्म में रखे। चाहे वो आपके पोषण स्कीम ही क्यों ना हो, PM पोषण स्कीम, जिसमें कि मिड डे मील वगैरह दी जाती है, टीचर ट्रेनिंग की डाटा वगैरह है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स और टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट पोर्टल जो कि आपका निष्ठा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग हो गया, स्कूल ड्रॉप्ड आउट हो गया, या अटेंडेंस वगैरह हो गया, रिलेटेड यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, नेशनल अचीवमेंट सर्वे या परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये सभी चीजों को कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरी और स्टेट के अंडर में एक डाटा रिपोजिटरी बनाने की बात की जा रही है और उस डाटा रिपोजिटरी के अंदर में इसको सेव करने की बात की जा रही है। कौन सी? विद्या समीक्षा केंद्र, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशन को कहीं ना कहीं इम्पार्ट करने की बात की जा रही है टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है और किसी भी चीज को आज के टाइम में एक्सेस करना हो तो हम क्या करते हैं? इंटरनेट की तरफ जल्दी भागते हैं, विदाउट हम लोग फिजिकली वहां जाने के हिसाब से। हम सोचते हैं अगर घर बैठ के हो जाएगा तो हम फिजिकली क्यों जाए, ठीक है। लोग अपने टाइमिंग को कहीं ना कहीं सेव करना चाहते हैं और अर्निंग को, इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए अलग अलग जो है कैंपस जो है वो कहीं ना कहीं आई है और उन्होंने क्या किया है? इस चीज पे पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होगा जो C-क्यूब सॉफ्टवेयर के द्वारा रन किया जाएगा, ठीक है। C-क्यूब सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या हो जाएगा? रन किया जाएगा। एक स्टेप फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो को फाउंडर है, पहले आपका आधार कार्ड का मतलब UIDAI का, ठीक है। और इन्होंने कहीं ना कहीं इस पे इम्प्लीमेंट करने की, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात की है। अगर अभी के डाटा के हिसाब से देखे जाए, जो प्लेटफॉर्म जो मैनुअल है वो कहीं ना कहीं डाउनलोडेबल है, किसके? आपके एक्सेल फॉर्म में, जिससे कि सारी यूज जो है या एक्सेस जो है इसको किया जा सकता है, ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस में कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। मैनुअल मोड से आपका ऑटोमेटिक मोड में इसको शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कि इसके इंटीग्रेशन प्रोसेस को और तेजी से कंप्लीट किया जा सके। तो ये सारी चीजें बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप पे इसको बात की गई है, जिसमें कि खर्चा जो है, इसमें फंडिंग जो है, अलोकेशन की बात की गई है, जिसमें 2 से 5 करोड़ का हर एक स्टेट को कहीं ना कहीं यहाँ पे लगेगा और वो कहीं ना कहीं आपका विद्या समीक्षा जो केंद्र है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी। और उसके लिए सबसे पहले तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब की जरूरत पड़ेगी और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। इन रिसोर्सेज के कारण वो क्या कर सकती है? इन चीजों को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। देखिए अब आते हैं भाई G20 के ऊपर।
G20 की जैसे आपको पता है 20 कंट्रीज कहीं ना कहीं 20 कंट्रीज जो है G20 के में जुड़े हुए। G20 में आपके अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मन, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। ये जो 20 कंट्रीज है ये मिलकर क्या करती है, आपकी G20 बनाती है। तो इंपॉर्टेंट सबसे पहले हो जाता है कि G20 में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इन सबके नाम जो है याद रहना चाहिए। आपसे पूछ लिया जाए क्या इटली जो है G20 में आती है या नहीं आती है, या फ्रांस जो है G20 का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब जो है G20 को G21 बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके साउथ के यूनियन है, सदर्न यूनियन, उनको जोड़ने की यानी कि अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने की बात जो है की जा रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल है। सबसे पहला आर्टिकल है G20 क्लिंच न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। देखिए क्या बताया जा रहा है, जब हमारा सबमिट ओपनिंग डे हुआ कल, यानी कि ओपनिंग डे किए, जहां पे G20 ने कहीं ना कहीं अपनी सहमति जताई यूक्रेन के पैराग्राफ में। अब क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो डील है वो सिक्योर करेगा फॉलोइंग प्रपोजल दैट नेगोशिएट अंटिल पास्ट मिडनाइट फ्राइडे। पीएम ने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को अनाउंसमेंट भी किया। ठीक है, और साथ ही साथ इन ग्रुप ने एक्सेप्ट किया कि आप अफ्रीकन यूनियन की ग्रुप को एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो इन चीजों पे भी बात हुआ है। जो डी अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो इंडिया इसकी प्रेसिडेंटशिप कर रहा है, और यहाँ पे सबने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है और साथ ही साथ अपनी सहमति जताई यूक्रेन पैराग्राफ में। ठीक है, अब यूक्रेन पैराग्राफ क्या है मैं आगे इसको क्लियर करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को कहीं ना कहीं मेंबरशिप देने की भी बात जो है की है। जो फाइनल डॉक्यूमेंट है उसकी जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा और G7 कंट्री के द्वारा क्या किया जाएगा, फाइनल डॉक्यूमेंट को शिफ्ट किया जाएगा और उनकी पोजीशन को देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हार्श क्रिटिसिज्म जो है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दिया गया, डाइल्यूट द हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ रसिया। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर बाली में जिस तरह से हुआ था उस तरह की जो यहाँ पे जो स्टेप्स है रसिया के ऊपर बिल्कुल बताया गया था कि रसिया ने ही अटैक किया, ये किया, वो किया है। तो इस तरह की क्रिटिसिज्म को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया। ठीक है, G20 में, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड है एक्चुअली में आपको पता है इंडिया जो है बैलेंस अप्रोच बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या किया है, इंडिया की बैलेंस अप्रोच के चलते ही इंडिया क्या करता है, इस तरह के स्टैंड जो लेने से बचता है। अगर हम डिप्लोमेटिक और ऑफिशियली देखें तो क्या हुआ है, यहाँ पे प्रपोजल जो है फॉरवर्ड किया है इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये सब इन्होंने क्या किया है, इसको नेगोशिएट किया है। अगर हम बात करें अलग अलग लेवल पे, तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूछा गया G20 के प्रेसिडेंट से कि दोनों जो आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है और इंडिया के जो G20 के शेरपा है, उन्होंने भी बताया जो कंसेंसस है वो कहीं ना कहीं इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के द्वारा आया है। और साथ ही साथ कंजिक्यूटिव होस्ट जो है G20 जो है जापान, G20 के जो ईयर है वो भी उसमें भी आते रहेंगे। जापान की यहाँ पे करंट जो है प्रेसिडेंटशिप है G7 पे और यूरोपियन ब्लॉक के। ठीक है, तो इस चीज को भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पे किन किन चीजों की अगर मैं कंसेशन की बात करूं, जैसे कि आपके यूक्रेन पैराग्राफ की। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, तो यहाँ पे बताया गया जो बाली में डॉक्यूमेंट जब पेश किया गया था तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंडेम किया गया था और डिप्लोरिंग किया गया था रसिया के इन्वेजन, जो कि फरवरी में रसिया ने जिस तरह की इन्वेजन किया था यूक्रेन के ऊपर, उस चीज को लेके। लेकिन न्यू दिल्ली ने यहाँ पे सिंपली रेफर क्या किया है, नेशनल पोजीशन, यानी कि नेशनल पोजीशन को दिखाया है। उसने दिखाया है जो अलग अलग G20 के मेंबर्स है, ठीक है, जो लगे हुए हैं वॉर इन यूक्रेन में, विद जेनरिक रेफरेंस रखा गया है। यहाँ पे बताया गया सभी स्टेट को कहीं ना कहीं जो थ्रेट है या यूज ऑफ फोर्स है उसको कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए और उसको टेरिटरी इंटीग्रेशन करना चाहिए। और सॉवरेनिटी मतलब किसी दूसरे स्टेट की, अगर मान लो इंडिया है, इंडिया को किसी दूसरे स्टेट की इंटीग्रिटी या फिर सॉवरेनिटी पे कोई चीज पे पॉलिटिकली डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि दूसरे देशों की पॉलिटिकली कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, इस तरह की स्टैंड ना रखते हुए एक बैलेंस अप्रोच लेकर चला है कि इंडिया को जो है सबका सपोर्ट होना चाहिए। हमें जो है ये जो हमारे पीएम ने पहले ही कहा है, ये जो एरा है वो वार का नहीं है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं बैलेंस अप्रोच को यहाँ दिखाती है। जब
यूरोपियन यूनियन और G7 की कंट्रीज वगैरह भी यहाँ पे, ठीक है, उनसे भी चॉइस देखा गया, तो इन्होंने भी यहाँ पे किसी तरह की टैक्स की बात जो है नहीं की है, ठीक है। और ब्रिक्स में भी ऐसा देखा गया है लास्ट जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकल के आएगा, आगे किस तरह से निकल के आता है वो चीज देखने वाली बात होगी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुआ है, यहाँ पे स्पेस के ऊपर बात हुआ है, आपके क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात हुआ है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हुआ है। तो इन सब चीजों के बारे में आगे मैं बात करता रहूंगा, ठीक है। ट्रेड के ऊपर बात हुआ है, किस तरीके से जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया कि G20 के जो डिसीजन है जिसमें कि 15 नेशनल अफ्रीकन यूनियन को कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की, तो सेकंड रीजन होगी जो कि G20 में ज्वाइन होगी, यानी कि रीजनल ब्लॉक होगी। पहली कौन सी है? यूरोपियन यूनियन, और दूसरी कौन सी है? आपकी अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं वेलकम किया जो अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन को, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे अफ्रीकन ब्लॉक को कहीं ना कहीं इनहेंस किया और इफेक्टिव बताया कि G20 के लिए किस तरह से ये हमारे लिए आगे फायदा होने वाला है, ये सारी चीजों को भी यहाँ पे बताया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वाइन EU एंड US फॉर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। देखिए इंडिया और साउथ अफ्रीका ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन और US की जो लॉन्च की गई है पार्टनरशिप, दोनों की पार्टनरशिप में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि PGII को कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्वाइन करने की बात किया है, ठीक है, ज्वाइन किया है। और जो इंडिया का मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको भी, ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर को भी ज्वाइन करने की बात की है। अगर हम बात करें जो लॉन्च है वो कहीं ना कहीं दो इनिशिएटिव से आया, ठीक है। और जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब यहाँ पे आए, पार्टिसिपेट किए G20 की समिट के, तो उन्होंने कहीं ना कहीं विजिट किया इंडिया को, ठीक है। तो उस चीज दौरान उन्होंने क्या बताया कि हम इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं अपने जो स्टेट्स की इंटरेस्ट है उसको फॉरवर्ड रखनी है, आगे की तरफ रखनी है, साथ ही साथ इनिशिएटिव लेनी है अपनी इंटीग्रेशन को इकोनॉमिकल कॉरिडोर प्रोजेक्ट से हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होगा इनकी मीटिंग से, ठीक है। और इन्होंने थैंक्स भी बताया कि हमें इसका इंपॉर्टेंस जो है पार्टनर बनाने के लिए भी इकोनॉमिकल कॉरिडोर का, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बात की है। साथ ही साथ इन्होंने अलग अलग प्रेसिडेंट से, जो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट से बात की है, प्रेसिडेंट्स ऑफ जो बाइडेन से बात की है, ठीक है, मैक्रोन से जो कि फ्रांस के हैं, और नरेंद्र मोदी से बात की है, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया जो कनेक्टिविटी है अलग अलग कंट्रीज की कहीं ना कहीं वो इंक्रीज होगी, केवल ना कि बिजनेस के मुताबिक बल्कि उनके बीच में ट्रस्ट भी डेवलप होगा, जिससे कि वो अलग अलग कनेक्टिविटी में प्रमोशन ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को इन्होंने बताया। साथ ही इनके साथ ग्लोबल ग्रीन ट्रेड रोड मीनिंग जो है जिसमें नेट जीरो की तरफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना है, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो है स्टेप जो है लिया जाएगा आगे। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं बताते हुए यहाँ पे मीटिंग जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल इनके द्वारा जो को चेयर कर रहे थे, ठीक है, इनके द्वारा, और भी इनमें जो जैसे कि इकोनॉमिकल हो गया या इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, इनके ऊपर भी बात हुआ है। इनके साथ साथ जो पार्टनरशिप काउंसिल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे कि आपकी कमेटी ऑन पॉलिटिकल या सिक्योरिटी या सोशल कल्चरल कॉर्पोरेशन, इन सब पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे बात हुआ है मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ। सऊदी अरेबिया और इंडिया कहीं ना कहीं अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं एनर्जी, दोनों की एक साथ मिलीजुली मिलिट्री को, यानी कि अपनी मिलिट्री पावर को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं बायलेटरली एक्सरसाइज वगैरह कराना चाहते हैं अपनी मिलिट्री वगैरह की, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था पहले ही लास्ट मंथ में सऊदी अरेबिया और UAE कहीं ना कहीं नई परमानेंट मेंबर जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे ब्रिक्स में, ठीक है। इस तरह की बात जो है आ रही है, ठीक है, जिसमें कि आपके सबसे पहले ईरान भी है, मतलब ब्रिक्स में ईरान को इंट्रोड्यूस कराने की बात की जा रही है, सऊदी अरेबिया को इंट्रोड्यूस कराने की बात की जा रही है, UAE को, जिससे कि जो आपके सेंट्रल ग्लोबल के सेंटर जो है उसको उनके जो पार्टनर्स है, उनकी जो कंट्रीज है, उनको भी इंक्लूड जो है इसमें किया जाएगा, ठीक है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी अरेबिया के, और इनका बायलेटरली ट्रेड अगर देखा जाए दोनों साइड से कितना है 52.75 जो है बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 100 बिलियन डॉलर तक की बढ़ाने की भी बात जो है की जा रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इससे जुड़ी है। और अगर हम देखे जाए सबसे ज्यादा अगर हमारे आपके जो प्रवासी है, ठीक है, तो वो कहाँ रहते हैं, आपके सऊदी अरेबिया, अमेरिका, इन सब में। और ये कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बन सकती है रेड सी के थ्रू, जिससे कि हमें मेडिटेरियन सी या रेड सी को कनेक्ट करने में, ठीक है। चलिए अगला, लीडर प्लेज
फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन। देखिए G20 के जो डिक्लेरेशन है उसमें अडॉप्ट किया गया कि भाई अलग अलग स्ट्रक्चर को जिसमें कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो वर्ल्ड में प्रोवाइड की जाएगी। लीडर्स ने कहीं ना कहीं यहाँ प्लेस लिया है कि हम इंक्लूसिव, इक्विटेबल, हाई क्वालिटी एजुकेशन और स्किल ट्रांसफॉर्म ट्रेनिंग वगैरह जो है वो दी जाएगी, जो कि वल्नरेबल जो ज़्यादा सिचुएशन है जैसे कि अफ्रीकन यूनियन वगैरह की, तो उन एरिया में क्या किया जाएगा, सबसे ज़्यादा जो है प्रोवाइड करने की बात की जाएगी। ठीक है, लीडर्स ने यहाँ रिजॉल्व लिया है कि वो रिकॉग्नाइज करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाउंडेशन ऑफ लर्निंग को, यानी कि जिसमें लिटरेसी, न्यूमरेसी और सोशियो इकोनॉमिक इमोशनल स्किल्स वगैरह जो है इंक्लूड रहेगी। साथ ही साथ एजुकेशन को ब्लॉक को इंक्रीज करेगी, बिल्ड करने की प्राइमरी एजुकेशन बिल्ड ब्लॉक को बढ़ाएगी। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराने की जो है यहाँ पे बात की जा रही है। जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड करेगी, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टीचर्स को इनेबल करेगी, उनको पेज देगी, उनको इमर्जिंग जो ट्रेंड है या टेक्नोलॉजी है एडवांसमेंट उनकी क्या होगी, ट्रेनिंग वगैरह जो है वोकेशनल ट्रेनिंग या टीचिंग ट्रेनिंग या टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड जो है की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है इंडिया प्रपोज G20 सैटेलाइट फॉर क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन। इंडिया ने क्या किया है, सैटरडे में एक G20 सैटेलाइट मिशन फॉर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट को ऑब्जर्वेशन को प्रपोज किया है, जिसमें ये बताया कि जो उनका एम होगा वो क्या करेगा, जो ग्लोबल साउथ है उनकी कंट्रीज की हेल्प करेगा। जैसे इनको सजेशन देगा जिसमें वर्ल्ड जो है कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही है उसको कहीं ना कहीं G20 के कंट्रीज उस सैटेलाइट से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये सभी के लिए, सभी ह्यूमैनिटी के लिए भी क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। और इंडिया कहीं ना कहीं जिस तरह से चंद्रयान मिशन को सक्सेसफुल किया है वो भी उस राह पे चलना चाहता है, जिससे कि G20 की सैटेलाइट मिशन जो इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन है वो उसी स्पिरिट में लेकर चाहता है। और इसमें सभी G20 कंट्री का इनिशिएटिव होना चाहिए और सबको कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट के बारे में यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस टाइम पे हमें अगर अपने क्लाइमेट चेंज को रोकना है, हमें अगर जो प्लेस लिए हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे ग्लोबल को क्या करना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। और अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमी है या फिर जो डेवलप्ड कंट्री है वो अगर साथ में पहली बार आ रहे हैं, G20 के थ्रू आ रहे हैं, तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जिससे कि क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है, बेटर तरीके से हो सकता है और फंड एलोकेशन भी सही तरीके से हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूके एग्री टू कंटिन्यूअस वर्क एट पेस टुवर्ड फ्री ट्रेड पैक्ट। देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे इंडिया यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे जो ऋषि सुनक है जो कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत की है। ठीक है, हमारे जो मोदी साहब है उनसे बातचीत किया है। ठीक है, और उन्होंने कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली टू वर्क एट पेस टुवर्ड एग्रीमेंट की तरफ की बात की है। यहाँ पे जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं इटालियन काउंटर पार्ट से भी हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ इटली की जो सपोर्ट है इंडिया की G20 प्रेसिडेंटशिप में, वो कहीं ना कहीं इटली भी कहीं ना कहीं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की तरफ बढ़ना चाहता है और इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ बढ़ना चाहता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी बात कहीं ना कहीं चल रही है और इसका सीधा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ट्रेड पैक्ट पे पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात की जाए ट्रेड लिंकेज की या इकोनॉमी को बूस्ट करने की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूरत ज्यादा है और इंडिया और यूके कहीं ना कहीं इस प्रपोजल की तरफ बढ़ना चाहते हैं और अपनी इकोनॉमी को, अपने जो लिंकिंग को या इन्वेस्टमेंट को वो कहीं ना कहीं बूस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे यूके की सपोर्ट जो है वो इंडिया की G20 के प्रेसिडेंट के दौरान हाई लेवल पार्टिसिपेशन रहा है। ठीक है, अलग अलग तरह के G20 की मीटिंग्स और इवेंट्स के थ्रू, ठीक है, जो अभी तक चल के आ रहा है पूरे एक साल में। ठीक है, दो नेशंस और एक एम्बिशंस कहीं ना कहीं रख रहे हैं और एक एम्बिशन कहीं ना कहीं इन पे वैल्यूज जो है कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं, अपने कनेक्शन को बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। दोनों ही लीडर यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन और एक्सप्रेस जता रहे हैं ताकि उनके बीच में जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो और फॉरवर्ड लुकिंग, जिसमें कि आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है आगे तक बढ़ता जाए। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे अगर बात की जाए तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली ये कहा है कि जो इनके ऋषि सुनक ने कि यूके एम्बिशियस है डिलीवर ए लैंडमार्क ट्रेड डील विद बेनिफिट बिजनेस एंड वर्क इन बोथ कंट्रीज एंड ग्रोथ ट्रेड एंड बोथ गुड्स एंड सर्विस। दोनों ही कंट्री के लिए गुड्स और सर्विस में इंक्रीजमेंट होगी, डील अच्छी होगी, जिससे ट्रेड जो है हमारी इंक्रीज होगी और दोनों कंट्री के लिए ये क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। और ये एक अच्छा टाइम होता है क्योंकि इस टाइम पे प्रेसिडेंटशिप अगर इंडिया के पास है तो इंडिया कहीं ना कहीं जो अपनी ग्लोबल लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह के स्टेप्स वगैरह ले सकता है। ठीक है, चलिए
G20 नेशंस टू फोकस ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी। देखिए ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर भी बात हुई G20 की मीटिंग में, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे G20 की मीटिंग में डिक्लेरेशन को एडॉप्ट किया गया सैटरडे को ही, और यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया ग्लोबल की फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के ऊपर भी, ठीक है। G20 के जो डिकन हाई लेवल प्रिंसिपल से उन्होंने की ना की फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के ऊपर 2023 के ऊपर बातचीत जो है किया। यहाँ पे लीडर्स ने कहा कि जो डिक्लेरेशन है वो कहीं ना कहीं एनकरेजिंग करेगा और उनके एफर्ट को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, जिससे कि जो क्लाइमेट रेजिलियंस जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड है या ग्रेन्स है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपके माइलेट हो गए, क्विनोआ हो गया, सोरगम हो गया, या जो भी अदर ट्रेडिशनल क्रॉप्स वगैरह हो गया, उनको कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्री में जो है प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वहाँ की फूड सिक्योरिटी जो है वो क्या हो बनी रहे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे फर्टिलाइजर की यूज के बारे में बात किया गया। उन्होंने G20 के मेंबर को यहाँ इंक्लूड एंगेजमेंट करने की बात की गई, यानी कि 12th G20 मीटिंग जो एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट के द्वारा हुआ था उनको कहीं ना कहीं एम्फेसाइज किया और इम्पोर्टेंट बताया कि जो इंक्रीज है उनका एक्सेस होना या अवेलेबिलिटी होना या इफेक्टिव इफिशिएंसी यूज होना फर्टिलाइजर का, एग्रीकल्चर इनपुट का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात की जा रही है फर्टिलाइजर को किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए और उनसे सॉइल की हेल्थ जो है बनी रहे। जो लीडर्स है यहाँ कहीं ना कहीं कमिटेड करते हुए नजर आए कि एक्सलेट करेंगे वो इनोवेटिव को, इन्वेस्टमेंट को, जिससे कि फोकस होगा उनके इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, और जो फूड लॉस है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करेंगे। साथ ही साथ वाटर को भी, वाटर की जो चेन वगैरह है उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की गई, जो एक्सेसिव वाटर मांगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं यहाँ पे बात की गई। चलिए, तो और अलग अलग चीजों की भी बात की गई, जैसे स्ट्रेंथ करेंगे एग्रीकल्चर मार्केट को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को, आपके ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन, ग्लोबल एग्रीकल्चर मॉनिटर, इन सब चीजों की भी बात हुई है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। G20 लीडर्स डिक्लेरेशन नोट्स नीड फॉर मोर फाइनेंसिंग टू अरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, G20 लीडर्स ने डिक्लेरेशन लिया है कि पहली बात कि वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज करेंगे क्वांटम जंप इन फाइनेंशियल नेसेसरी इन द फॉर द वर्ल्ड ट्रांजिशन रिन्यूएबल एनर्जी इकोनॉमी, यानी कि जो एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें फाइनेंशियली जो जरूरत है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात की है, इंक्रीज करने की बात की गई है। यहाँ पे बताया गया 5.9 से लेकर 5.9 ट्रिलियन जो है, जो हमने प्री 2030 के पीरियड में रखा गया था रिक्वायर्ड है डेवलपिंग कंट्री को, उसमें कहीं ना कहीं 4 ट्रिलियन डॉलर जो है पर ईयर कहीं ना कहीं आपके क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए यूज की जो है जरूरत है, ठीक है। और जिससे कि हम लोग 2030 को 2050 के नेट जीरो तक पहुंच सकते हैं। G20 की जो प्रॉमिस है कि नेट जीरो तक पहुंचना जब वहां पे नो नेट कार्बन एमिशन जो है वो एटमॉस्फेयर में ना हो, यानी कि जितनी कार्बन आप रिलीज कर रहे हो उतनी कार्बन जो है ऑब्जर्व कर ले जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, नेट जीरो की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि कार्बन की अमाउंट तो घटेगा नहीं, कार्बन को आप तो कम नहीं कर सकते, कार्बन की अमाउंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन उसमें जितना आप कार्बन इमिट कर रहे हो उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दबाना पड़ेगा। उसके लिए आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि वो कार्बन जो है इबैलेंस हो जाए, ठीक है। इस चीज की यहाँ पे बात जो है की जा रही है। जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट थी अलग अलग डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री के बीच में, जो कि ग्लोबल में बनी हुई थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं टिपिंग पॉइंट थी, ठीक है, जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ मनी की, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, उसमें उसके ऊपर भी बात की गई थी, जिसमें ये एग्रीड हुए थे कि 2010 से वो $100 मिलियन जो है वो क्या करेंगे, डॉलर जो है ईयर वाज कलेक्टेड बाय 2020 तक, और ट्रांसफर किया जाएगा एनुअली अंटिल 2025 तक, ठीक है। उसके ऊपर जो बातचीत हो रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ इस तरह से डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बात जो है की गई है। तो यहाँ पे जो सैटरडे को डिक्लेरेशन लिया गया है उस पे रीआइट्रेट करेगी इसकी कमिटमेंट को, और साथ ही साथ जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें कहीं ना कहीं इस गोल को मीट करने की पहली बार जो है कोशिश करने की बात की गई है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे इन 2021 में ये कमिटमेंट किए थे कि हम नेट जीरो को 2070 तक कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की बात की है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं $1 ट्रिलियन की यहाँ पे सक्सेस की जरूरत जो है पड़ेगी। जो डिक्लेरेशन है रिकॉग्नाइज की जाएगी, जिसमें कि ये जो जरूरत है उसको कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीजों को जो है बात की जा रही है, और ग्लोबल की पीकिंग जो है कहीं ना कहीं बिफोर 2025 से पहले ही किया जाए। तो ये सारी चीजों पे बात की गई, और यहाँ पे
जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज वगैरह है, ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी या एक्सेस लो कॉस्ट फाइनेंशियली, जिसमें कि 4 ट्रिलियन एनुअली की बात की गई है। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात की है और फैसिलिटेटिंग करने की बात की है, जिससे कि इनसे क्या होगा कि जो ग्रीन एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं स्टेब्लिश कर सके, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसके एम्पावरमेंट को बढ़ा सके, जिससे कि एक कंट्री जो है जितने भी जो नेट इमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने करना था एमिशन वो तो कर लिए। अब जो डेवलपिंग कंट्री है वो तो अपना करेंगे ही करेंगे। डेवलपिंग कंट्री कहीं ना कहीं अपना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे डेवलप बनने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए कार्बन एमिशन होगा ही होगा। और उनको कार्बन अगर एमिशन होगा तो उनको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की पड़ेगी? आपके ग्रीन टेक्नोलॉजी की। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए? आपके पैसा। और पैसा कौन दे सकता है? भैया आपके डेवलप्ड जो कंट्री है वो कम से कम पैसा प्रोवाइड तो करें। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ की बात की जा रही है। अगला है प्लान टू स्पोर क्लाइमेट एक्शंस विद फोकस ऑन वुमेन। देखिए, वुमेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी क्लाइमेट चेंज की। अगर हम जेंडर इक्वलिटी नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वुमेन जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगी हमारे क्लाइमेट एक्शंस पे, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो हम बात करते हैं क्लाइमेट को मिटिगेट करने की, जो हमारी ग्लोबल ग्रीन हाउस को मिटिगेट करने की, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर एलपीजी गैस जो है ज़्यादातर आप देखेंगे वुमेन जो है यूज करते हैं, अगर वो एलपीजी गैस को छोड़ के अगर वो जो ट्रेडिशनली फॉसिल फ्यूल की तरफ बढ़े तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन का लेवल क्या होगा? पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज होगा। पॉल्यूशन का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। और पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज होगा यानी कि CO2 का इंक्रीमेंट होगा, मीथेन गैस का इंक्रीमेंट होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इंक्रीमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक लीडरशिप का रोल भी निभाती है। वुमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरी है, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन है उसको कहीं ना कहीं रोक सके, जो एडेप्टेशन है उसको रोक सके। और अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट चेंज में और फोकस किस तरह से, जैसे एक वुमेन जो है पानी लेने के लिए कहाँ तक जाती है? बहुत दूर दूर तक जाती है। अगर उनको इक्वलिटी नहीं मिलेगी, उनको अगर दूर दूर तक भेजा जाए तो वो क्या कर सकती है? अपनी जो काम में है उस पर फोकस नहीं कर सकती। ठीक है ना, जो उनका आधा टाइम तो पानी लेने में ही चला जाता है। ठीक है, तो किन चीजों पर फोकस करेगी? तो यहाँ पे जेंडर रिस्पॉन्सिव एनवायरमेंटल रेजिलियंस सॉल्यूशन की बात की गई है, जिसमें वाटर सैनिटेशन हाइजीनिक सॉल्यूशन की बात की गई है। ठीक है, यानी कि वॉश की। ठीक है, और यहाँ पे जो बिल्ड करने की बात की है, इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज से रेजिलेंट इम्पैक्ट को रेजिलेंट किया जाए, ऐसी चीजों को बनाने की बात की गई है, जिसमें हमारे नई वर्किंग ग्रुप जिसको एम्पावरमेंट मिलेगी या वुमेन जो प्रमोट करेगी, जिससे कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर बात की जाएगी। अगला आर्टिकल, लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस अ की मोमेंट इन क्वेस्ट फॉर क्लीन एनर्जी। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की बात की जा रही है। यहाँ पे इंडिया ने सैटरडे को लॉन्च किया है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। किसके साथ? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उन्होंने G20 नेशन के साथ बातचीत की और इनिशिएटिव को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात की है, जिसमें इन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की, यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की है, जो कि ग्लोबली अगर मिलाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे G20 मीटिंग में, समिट में कुछ G20 के लोग भी थे और साथ ही साथ कुछ और भी, जैसे कि आपके ब्राजीलियन प्रेसिडेंट या बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मौजूद थी। और इन्होंने ग्लोबल बात की है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाने की जो है बात की है, जिसमें कि 20% जो है पेट्रोल में क्या मिलाया जाए? इथेनॉल की ब्लेंडिंग किया जाए, जिससे कि हम लोग जो है सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ा जा सके। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन ग्लोबल का इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ जो G20 सैटेलाइट मिशन की इन्वायरमेंटल क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन की भी बात की है इसके ऊपर, जिससे कि ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की बात की गई, जिससे कि इनको क्या हो सकता है? बेनिफिट हो सकता है। किससे? जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें जो अलायंस है वो कहीं ना कहीं फोकस करेगी उसकी सप्लाई बायोफ्यूल्स की, और इंश्योर करेगी बायोफ्यूल्स जो है वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हो और प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबली हो, यानी कि आगे तक। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी में मतलब होता है कि आप भी यूज कर सकते हो और आपके आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को आपको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। और सप्लाई और जो आपकी डिमांड है उसको भी क्या हो सके? बैलेंस बन सके। क्योंकि देखिए आप कोविड-19 देख लीजिए या रशिया यूक्रेन की लड़ाई देख लीजिए, उसमें क्या हुआ है? ऑटोमेटिकली जो ग्लोबल की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिले हैं। तो उस चीज के लिए वो क्या करना चाहते हैं? हम अगर बायोफ्यूल्स का अलायंस को अगर प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग है उसकी इंक्रीजमेंट जो है होगी, और जिससे कि जो पेट्रोल की इंपॉर्टेंस है वो क्या होगी? जितनी अमाउंट में पेट्रोल चाहिए होता है उससे वो पेट्रोल की अमाउंट जो है कम होगी। ठीक है, इंपोर्ट जो ड्यूटी है वो कम होगी। चलिए लास्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। ओडिशा कोणार्क विल टेक सेंटर स्टेज एट G20 वेन्यू। आपको ओडिशा के
कोणार्क के बारे में जानकारी लेनी है और इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें उड़ीसा में 2 ऐसी जगह है, पहली है कोणार्क और दूसरा है आपका एक और जगह जिसको आपको बताना है। ये जो 3 तरह के हम कहते हैं ट्राइंगुलर शेप में बने हुए हैं, इनके नाम बताने हैं। एक तो कोणार्क हो गया और 2 क्या और आपको नाम लेना है जो कि ट्राइंगुलर शेप जो है बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बताया, जो कोणार्क की व्हील है वो कहीं ना कहीं जो उड़ीसा के सन टेम्पल की, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने यहाँ वेलकम किया है, वहाँ पे G20 को लाया है, G20 के लीडर्स के साथ बातचीत की है और इस समिट का वेन्यू बनाया है। ये कहीं ना कहीं जो इमेज है वो कोणार्क व्हील जो है G20 के लोगों में रखा गया है एक तरफ में, जिसमें कि इन जो थीम है इंडिया की प्रेसिडेंटशिप को दिखाते हैं, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर के बारे में बताता है। जो यहाँ पे हमारे मिस्टर मोदी जी ने क्या बताया, वेलकम किया है हेड ऑफ द स्टेट्स को और दूसरे लीडर को, जिसमें कि यहाँ पे किसके थ्रू, शहनाई एज ए फ्लैग ऑफ G20 मेंबर कंट्रीज के साथ, और इनवाइटेड किया है नेशंस को और सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि मॉर्निंग ब्रीजिंग वगैरह इस तरह की जो है चीजें को इंक्लूड किया है। ठीक है, कोणार्क व्हील को जो बनाया गया था वो 13th सेंचुरी में बनाया गया, किसके अंडर में, किंग नरसिम्हा देवा 1 के अंडर में इसको बनाया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए आई होप कि आपको ये आर्टिकल जो है अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।